दिल कर रहा था कि कुछ हाथ में हो तो दे धर के मारूं, लेकिन बस कंट्रोल करना था कि नौकरी वैसे ही नहीं थी और बहुत मुश्किल से दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरियां लगती हैं। प्रिंस ये सविता रॉय क्रिमिनल लेडी नहीं, क्रिमिनल मुझे सिंगल आउट कर रही है। तो ये क्या शब्द कहे, बहुत बदतमीजी करी और ये कहा जो काम करती आई है वही कर, उन्हीं के लिए तुम लोग बने हो और ये ज़्यादा फैशन करने से, अच्छे कपड़े पहनने से बराबरी नहीं कर सकती मेरी, हमारी की भी लगी है। किसी में 2 साल की सज़ा है, किसी में 7 साल की सज़ा है, स्टिल नॉट अरेस्टेड। कम से कम सस्पेंड तो बनता था, सस्पेंड हो जाती। ये जो लेफ़्ट वाले हैं ना यहाँ, सबसे पहले तो ये इनसे बच के रहो आप। ये जो बड़े लेफ्टिस्ट बनते हैं, बाबा साहब की फ़ोटो लेके मनुवाद मुर्दाबाद, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, ये करके ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ये सबसे बड़े हरे घास में हरा सांप है। यही लोग भाषण देती हूँ, दलित नॉन दलित करती रहती हूँ, टॉपिक पे नहीं रहती तो मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, ये लिखा था। उसने लगता था आई कैन स्पीक फॉर देम, और मेरा साथ खड़े होना इनके लिए इतनी बड़ी एक सपोर्ट है और इनको इतनी हिम्मत मिल रही है। तो ऋतु व्हाट आर यू डूइंग टू योर सेल्फ? आना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते, या ज़मीरे हमारे। बड़ी अच्छी एक बात किसी ने कही है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं ज़मीर के मरने को मौत मानता हूँ। तो जिनकी ज़मीरें मरी हुई हैं उनका हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये फेक है। मैं तो चिट्ठी फेक थी क्योंकि मेरे बच्चों का, मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, है ना। दे भर भर के मेरे को मेल्स, मेरी तारीफ़ें, यू आर द बेस्ट टीचर, ऐसा टीचर नहीं। तो इतना मोटी किताब, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनका फीडबैक ऑलरेडी मेरे पास थ्रू ईमेल्स, थ्रू व्हाट्सएप आ चुका था। बच्चों भी सस्पेंड किए हैं। राजीव शाह उसी दिन, सापला साहब इतने गुस्से में आ गए जब उन्होंने कहा गरीब लोगों का आंदोलन है, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है। अगर आज हम लोगों के पास पैसे होते तो हमने चप्पे चप्पे पे बैनर लगाए होते, चप्पे चप्पे पे पर्चे बांट रहे होते। हम लोग डीसीपी के ऑफिस में बैठते हैं, हमें घुमाते हैं, ये है वो है। हमारी जो फाइल होती है, एससी कमीशन के फैसले पे भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी। ये कमिश्नर पुलिस है, अब आपको पता चलेगा कमिश्नर पुलिस का, बता रही हूँ। आपके पास अपना फीडबैक था और वो 35 बच्चे फेक। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जब हमने 35 बच्चों की कंप्लेन दी, डीसीपी साहब गए बस। अब हम धरने पे बैठ गए, हमने कहा बताओ अब आपने कहा है दोगे। रात को 11:30 बजे हमें एफआईआर नंबर दिया, रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल पे एफआईआर हुई। वो एफआईआर लिख के दे रही है कॉलेज की, पूरे कॉलेज में ही वो 35 बच्चे नहीं हैं। अब ऐसी ऐसी धाराओं में चार्जशीट है, ये जूम कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस से चार्जशीट जमा करवाना मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, पैसे खा लेगी, गद्दारी कर लेगी, तलवे चाटते मर जाओ, लेकिन दिल्ली पुलिस, ये हमारा दम था। मैं जितने मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही हूँ, मेरी रोहित वेमुला, पायल तड़वी के साथ क्या हुआ होगा जब उन्हें कोई हेल्प ही नहीं मिली होगी, उनके पास कोई मीडिया कवरेज नहीं थी, कुछ दोस्तों। नहीं। बाबा साहब ने हमें 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, जिसमें सबसे पहली थी शिक्षा। और उस शिक्षा को हासिल करने के लिए जो बहुजन समाज है, खासकर दलित समाज के बच्चों को बहुत तगड़ा संघर्ष एक तरीके से करना पड़ता है, जिसमें अगर कोई महिला है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जैसे माँ सावित्री बाई ने शुरुआत की थी शिक्षा की पहल को लेकर के, और अपने ऊपर कीचड़ तक सहन की थी। आज उस समय से लेकर अब तक कितना बदलाव हुआ है, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क दिख नहीं रहा है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। दिल्ली में लगभग 2 महीने से चलता आ रहा है ये प्रोटेस्ट। डॉक्टर रितु सिंह, जो कि जातिगत द्वेष के कारण आज सड़कों पे बैठी हुई है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप खुद ही बताएं कि जो सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, उससे जो एक तरीके से इंसान के ऊपर जो मानसिक दबाव रहता है, उसमें आपकी स्थिति अभी क्या है? ये मानसिक दबाव ही था। आज अगर आप मुझे देखें तो मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी बेहतर हूँ। मेरा विज़न काफ़ी क्लियर हो चुका है, गोल क्लियर है, वो सारी चीज़ें क्लियर है। लेकिन अगर पहले की बात करो, आज से ठीक 2 महीने पहले जब मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा दैट आई हैड टू कम ऑन रोड, और मुझे यहाँ से अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी है, वाउच करना है, क्योंकि अगर मैं अपने लिए खुद नहीं लड़ी, मैंने खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो नो बडी विल कम एंड स्पीक फॉर मी। सो उस समय मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मेरे पास तो सब कुछ है, मीडिया है, लोग हैं, दोस्त हैं अच्छे, जिन्होंने मुझे 2 साल से खिलाया पिलाया है, बिठा कर सारी चीज़ें करी हैं, मेरी मदद, क्योंकि जब मैं कमाती थी तो मैं उन लोगों की बहुत मदद करती थी, तो उन लोगों ने मेरा टेक केयर किया। तो मुझे ये लगता रहा हमेशा कि अगर मैं इस लेवल पे आज हूँ, तो मैं जितने मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही हूँ, मेरी रोहित वेमुला, पायल तड़वी के साथ क्या हुआ होगा जब उन्हें कोई हेल्प ही नहीं मिली होगी, उनके पास कोई मीडिया कवरेज नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वो लोग तो कितनी बुरी स्थिति में जाके, उनके इंस्टीट्यूशनल मर्डर की जब सिचुएशन आई तो कितनी बुरी स्थिति हुई होगी उनके साथ। कुछ लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं जिनको हेल्प नहीं मिलती, कोई सुनने वाला नहीं मिलता, इसलिए कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो वही चीज़ है, आप किसी के साथ शेयर करते हो, कोई केयर करता है तो सुनता है। तो भाई साहब, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब ये फ़ैसला मैंने लिया था तो मुझे लगा था कि मैं डिप्रेशन के दौर से गुजर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि बार बार आ जाकर एक ही थॉट माइंड में आता है, कहीं बैठे हो, कहीं उठ रहे हो,
किसी अच्छे प्रोफेशन के लोगों के साथ आप बैठे हो, वो अपने प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, अपने जॉब, अपनी एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, फिर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें कि हमारे साथ ऐसे जातिवाद होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं खाती थी कि यार ये चीज़ें हैं और तुम्हारे पास आवाज़ भी है, तुम बोल नहीं रही हो, तुम कर क्या रही हो। और फिर कुछ लोग होते थे, जब हम बहुत सारी एट्रोसिटीज़ के केसेस हम देख रहे हैं, तो उन सारे केसेस को देखती थी मैं, पढ़ती थी, तो वो लोग बेचारे इतने मिजरेबल, मजबूर होते थे कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं होता। तो मुझे लगता था इफ़ आई कैन स्पीक फॉर देम, और मेरा साथ खड़े होना इनके लिए इतनी बड़ी एक सपोर्ट है और इनको इतनी हिम्मत मिल रही है, तो ऋतु व्हाट आर यू डूइंग टू योर सेल्फ। तो मैंने ठाना कि मैं सड़क पर बैठूंगी, अपने लिए इंसाफ मांगूंगी, क्योंकि हमारे भारत देश का दुर्भाग्य ये है कि पहले तो SC/ST एक्ट में आपकी अड्डियाँ घिस जाती हैं और FIR ही नहीं दर्ज होता, और अगर FIR हो जाए तो भाई साहब, बाकी पुलिस का मुझे नहीं पता कि, लेकिन दिल्ली पुलिस चार्जशीट जमा नहीं करती। दिल्ली पुलिस से चार्जशीट जमा करवाना मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, पैसे खा लेगी, गद्दारी कर लेगी, तलवे चाटते मर जाओ, लेकिन दिल्ली पुलिस, ये हमारा दम था। हाँ, यहाँ तो चार्जशीट भी मतलब आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट, ये हमारा दम था। एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने इस केस को इतना सिंसियरिटी से लिया और इतनी सारी चीज़ें थी कि उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। एक अच्छे साथी का होना भी बहुत बड़ी बात होती है आपके साथ, तो वो हम सब बहुजनों के लिए कितनी बड़े मसीहा और मिसाल बने हैं कि ना वो झुकते हैं ना वो डरते हैं। और उन्होंने ऐसे ऐसे केस में जो टर्न्स देखे और उस तरीके से कार्रवाई होती गई, और आज चार्जशीट भी जमा हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य देखो क्या है, अपराधी अभी भी कुर्सी पे है, बेगुनाह सड़क पे है। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? कोई पॉलिटिकल वजह हो सकती है? पॉलिटिकल, जाति जो कभी नहीं जाती, और सबसे बड़ा जो संघवाद का एक नेक्सस है, वो इतना शातिर तरीके से काम करता है कि प्रॉब्लम ना अभी हज़ारों दलित बच्चे और दलित टीचर्स होंगे यहाँ पे, उनसे नहीं है प्रॉब्लम, उस दलित से या उस आदिवासी पिछड़े से जिसके मुंह पे ज़ुबान है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज़ुबान और जाति है। अगर आपका ये डेडली कॉम्बिनेशन है आपके अंदर, तो आप हाशिए पे, आप टारगेट पे हैं, मतलब हाशिए उस वाले टारगेट पे हैं, तो आप समझ लो कि किसी भी हद तक जाएंगे आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको सिस्टम से बाहर करने के लिए, ताकि सब इनको ये डर लग रहता है कि कहीं इनके जैसे और भी बागी ना बन जाए, कहीं ये कॉम्बिनेशन जो है पलट ना, सत्ता पलट, मतलब जो भी कॉलेज में एक परिवर्तन ना ले आए और इनका एक वो ना बन जाए। अब ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, कुछ साल पहले मैं स्टूडेंट थी और आज शिक्षक बनी। बाय डिफ़ॉल्ट ही मैं कहूँगी, मेरी किस्मत कैसी भी थी, ख़राब ही मानूंगी जो मैं इस कॉलेज में गई। लेकिन उसकी वजह से मैं ये जो एक सिमिलर थॉट्स है ना, आप आशुतोष मेरे साथ बैठे हैं, ये इस तरीके के जब थॉट्स मिलते हैं, ये इंटेलेक्ट जो हमारा जुड़ता है और सवाल करने की क्षमता आती है, इससे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप आर्ट्स फैकल्टी के बाहर जस्ट बैठी हुई हैं, यहाँ से जो निकलने वाले लोग हैं उनका क्या रुख रहता है इस प्रोटेस्ट को लेकर? यहाँ पे बाबा साहब के इतने सारे बैनर लगे हुए हैं, नीले झंडे लगे हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये दिखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं चाहूँगी कि इस पर आशुतोष आपको बताएं। थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि रुख ऐसा रहता है, जो हमारे बच्चे हैं वो तो बड़े खुश होकर आते हैं, उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। जब वो नीला झंडा देखते हैं और बाबा साहब की फ़ोटो देखते हैं, अंदर आ जाते हैं और पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने कई बार उनसे पूछा कि आपको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में? तो वो लोग आगे से कहते नहीं नहीं, हमने तो खाली नीले झंडे देखे और बैनर देखा, हमें लगा कुछ अपना है, बाबा साहब की फ़ोटो देखी इसलिए हम आते हैं। तो ये ताकत है नीले झंडे की। और दूसरे जो लोग हैं वो हंसते हैं, उनको हमारे जय भीम कहने से दिक्कत होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आई है, कुछ तो यहाँ खड़े होकर भी बकवास करके जाते हैं कि जय भीम करके पूरे विश्वविद्यालय में गंद डाला है और भाग जाते हैं। अगर हमारे हाथ में आए तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ से। अब देखो, दूसरी चीज़ ये है कि इसका प्रचार यूनिवर्सिटी में इतना कम क्यों है? क्योंकि यार ये ना गरीब लोगों का आंदोलन है, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है। अगर आज हम लोगों के पास पैसे होते तो हमने चप्पे चप्पे पे बैनर लगाए होते, चप्पे चप्पे पे पर्चे बांट रहे होते। हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। आप देख रहे हो हमारा समाज, ये आप आंदोलन देख रहे हो, हम तो किसी से पैसे नहीं लेते, लेकिन इस आंदोलन में रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट, ये गद्दे, ये बेडशीट्स, ये सारी चीज़ें हमारे समाज के पीछे MCD के वो बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं, ये सब जो इनका ये सर बैठे हैं, ये सब कुछ जो दिया ना समाज ने दिया, ये सब इनकी देन है। हमारे पास अपना, हम खाली आए थे यहाँ पे एक बैनर लेके, एक मतलब ये 5-6 जो बैनर लगे बस ये लेके, पानी से लेके एक एक चीज़ से लेके। लोगों को लगता है ना कि बहुजन दलित आंदोलन नहीं चला सकते। आई थिंक इतिहास में 2018 के बाद ये पहला लंबा आंदोलन है जो हम चला के भी दिखाएंगे और जीत के भी दिखाएंगे। बाकी इस बात पे आशुतोष से पूछें कि स्टूडेंट भी हैं, क्या रवैया है लोगों का। उनसे पूछता हूँ। ये पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है और बहुजन मीडिया ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, लेकिन उस हद तक भी नहीं किया। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे से किया है। क्या यहाँ पे कोई तथाकथित मेन स्ट्रीम कहे जाने वाला मनु मीडिया से जुड़ा कोई व्यक्ति
आया है? बिल्कुल आया, जी न्यूज़ आया, एनडीटीवी आया, किस तरीके से? दोनों ने कवरेज की। एनडीटीवी ने तो तकरीबन 40 मिनट का इंटरव्यू लिया, जी न्यूज़ ने भी, हमारे पास वीडियोस भी हैं, इसकी क्लिप्स भी हम आपको दे देंगे। जी न्यूज़ ने भी कोई आई थिंक 15-20 मिनट का इंटरव्यू किया, लेकिन नहीं दिखाया। बिल्कुल, हमने उनको बोला भी कि लिंक भेजिएगा आप हमें, हमारे पास नंबर भी है उनका, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। सो दे आर शेमलेस, चीप, दे वर्क ऑन पॉपुलर प्रोपेगेंडा, दे ओनली आई थिंक कैच द मीडिया न्यूज़ जो सर्व करती है बीजेपी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए फूड एंड फन, नथिंग एल्स मैटर्स टू देम। दलितों की आवाज़ इतने टाइम से वी आर जस्ट, दे आर यूजिंग अस एज वोट बैंक्स। हमारा दुर्भाग्य है जो आप ये बात कह रहे हैं कि बहुजन मीडिया है, वाकई में बहुजन मीडिया को भी बनाने वाले हम ही लोग हैं। अगर हम इंटरव्यू नहीं देते तो दूसरे लोग तो उनको इंटरव्यू नहीं देते थे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत कम बहुजन मीडिया ने इसको कवर किया है, जितना भी किया है आई थिंक वो हमारे अपने हैंडल्स ही हैं। जैसे मेरा हैंडल है डॉक्टर रितु सिंह दी एक्टिविस्ट फेसबुक पेज। आज समाज का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस पर 1 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। मैं अपना ओपिनियन हाँ। दूंगा इस पर। क्या था कि एक्चुअल में इस मुद्दे के बारे में बाहर ज़्यादा नहीं हुआ है, दिल्ली तक ये एक तरीके से सीमित रह गया, क्योंकि बाहर के चैनल्स इसको नहीं कर पा रहे हैं। नहीं करेंगे ना। और मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगी, जो डायस्पोरा बाहर है, अगर फॉरेन की बात करें तो वो सारा कास्टिस्ट है, वो फेक हैं, वो सूडो अम्बेडकराइट्स हैं। उनको हम नहीं कह सकते कि वो सिर्फ रेसिज्म पे बात करेंगे, क्योंकि उसमें वो पॉपुलर प्रोपेगेंडा चलता है, वो कास्टिज्म पे क्योंकि जाति वो खुद मानते हैं और खुद करते हैं जब वो देश में आते हैं, जातिगत भेदभाव। तो अगर बात करें दिल्ली के बाहर का मीडिया, तो अफसोस है उन्होंने कवर नहीं किया। हमारे चैनल्स भी कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से कवरेज करके ले जाते हैं और दिखाते नहीं हैं। ये हमारा क्या कभी इस प्रोटेस्ट को हटाने की कोशिश की गई है? शुरुआत में की गई थी बहुत बार, और शुरुआत में हमें नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन दम है तो लगा के दिखा दो हाथ, हम तो यही कहते हैं। क्योंकि लॉकडाउन में भी जब G20 चल रहा था, पहला ही ऐसा प्रोटेस्ट था पूरे देश में भी कह लो या दिल्ली में कह लो, जो चल रहा था, हिम्मत नहीं थी किसी को हटाने की। बीच में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत बारी अभी भी तंग करने की कोशिश बीच करते में हैं। बारिश भी आई थी। बीच में बारिश आई, तूफान आया, पूरा टेंट हमारा टूट गया। अभी भी देखें, वो टेंट बड़ी मुश्किल से जुगाड़ से हमने जोड़ा है। बता तो रही हूँ, ये हम गरीब लोगों का आंदोलन है, हम ऐसे ही जुगाड़ से चलेगा। ऐसा क्या एक तरीके की चिढ़ थी जो मतलब आपको ऐसे टारगेट की? ये चिढ़ भैया, मैंने बता तो दिया, मुंह में ज़ुबान और ऊपर से डेडली कॉम्बिनेशन ब्रेन। अब पता नहीं ब्यूटी का। एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे कैसे क्या हुआ था। देखिए, मैं 1 साल से उस कॉलेज में पढ़ा रही थी, और 6 महीने मैंने रेगुलर पढ़ाया, और 6 महीने बाद कोविड हो गया। मार्च में कोविड शुरू हो गया था, तो पैंडमिक जो हुआ उसके बाद जैसे ही मुझे 2 महीने हुए थे पढ़ाते, 1.5 महीना ही हुआ होगा, अभी अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था, 5 अगस्त 2019 में, 1.5 महीना हुआ था। तो आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग कि ये लेडी मुझे सिंगल आउट कर रही है, ये सविता रॉय, क्रिमिनल लेडी नहीं, क्रिमिनल मुझे सिंगल आउट कर रही है। तो ये क्या करती थी, जैसे ही मैं कहीं स्टाफ रूम में बैठी हूँ या मेरे आसपास बच्चों का घेराव है, तो टॉन्ट मार के जाना या उनके सामने इंसल्ट करना या कुछ ना कुछ इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करनी। फिर कभी मैं अगर अकेली दिख गई तो मेक श्योर करना कि मुझे बदतमीज़ी करके बोल के जाना, मेरे बच्चों को ये बताने की कोशिश करनी। मैं ब्रीफ बता रही हूँ आपको कि मैडम जो है वो इस कैटेगरी से है, वो किस तरीके से बताना, वो डिटेल बहुत बड़ी मैं बोल चुकी हूँ। अब ये सारी चीज़ें जब होती थी तो एक बारी एकदम आई वॉज टेकन अ बैक, ये क्या बोल दिया इसने। तो मेरे को ना एकदम से, जैसे आपको एम्बैरेसिंग फील होता है ना, मुझे ऐसे हुआ। अब अंदर से गुस्सा तो आया, दिल कर रहा था कि कुछ हाथ में हो तो दे धर के मारूं, लेकिन बस कंट्रोल करना था कि नौकरी वैसे ही नहीं थी और बहुत मुश्किल से दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरियां लगती हैं। जिसका जुगाड़ ना हो तो नौकरी मिलती नहीं है, बहुत कम मेरिट वाले लोग होते हैं जिनको रखते हैं। तो मैं बस गलती से फिट हो गई। उसके बाद बस ये बात हुई तो इनको समझ में नहीं आया कि यार क्या करूं मैं, ये तो ढीठ है, ये तो समझ नहीं रही। उसके बाद रोस्टर मूवमेंट चला 2019 में, तो उसमें मैंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। उसके बाद एब्जॉर्प्शन का मूवमेंट था, उसमें मैंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। तो इनको लगा भैया ये तो खतरा है, ये तो ऐसे नहीं मान रही, और इसका तो एक लोगों के बीच में अच्छा होल्ड भी है, लोग जानते भी हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं जो इसका ये सारी चीज़ें हैं हमें लेने की देनी पड़ जाए, फटाफट निकालो। तब इन्होंने क्या किया, जब कुछ नहीं चला तो कोविड के दौरान, मार्च में कोविड आया था, ये अगस्त की बात है, ऑनलाइन ही चल रहा था सारा सिस्टम, इन्होंने मुझे हटा दिया। सारे 4,500 टीचर्स थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, सबका ज्वाइनिंग हो गया, सॉरी मुझे छोड़ के। अब मुझे जी मुझे छोड़ के, अब मेरी पोस्ट को कोई रीज़न नहीं, बस बदतमीज़ी करी, कमरे में बुला के जातिगत शब्द कहे, बहुत बदतमीज़ी करी, और ये कहा जो काम करती आई है वही कर, उन्हीं के लिए तुम लोग बने हो, और ये ज़्यादा फैशन करने से, अच्छे कपड़े पहनने से बराबरी नहीं कर सकती मेरी, हमारी। और बहुत सारी चीज़ें थी और काफ़ी हद तक बदतमीज़ी करी। एंड इवेंचुअली क्या हुआ, ये सारी चीज़ें करने के बाद वो तो कर दिया। उसके बाद जब मेरे भी आर्ग्यूमेंट चले,
अब एक बार ही आप करोगे, अगली बार तो हम भी प्रिपेयर होके आएंगे ना, हमें पता है कि आपका बंदोबस्त हमें भी रखना है, सब सबूत है हमारे पास। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद मेरे को निकाल दिया, तो हमने 2-3 बारी प्रोटेस्ट भी किया कॉलेज के बाद, लेकिन सब दलाल है। वही आशुतोष बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो लेफ़्ट वाले हैं ना यहाँ, सबसे पहले तो ये इनसे बच के रहो आप। ये जो बड़े लेफ्टिस्ट बनते हैं, बाबा साहब की फ़ोटो लेके मनुवाद मुर्दाबाद, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, ये करके ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ये सबसे बड़े हरे घास में हरा सांप है। यही लोग उस समय मेरे साथ थे, और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे AAD है, ये सब दिखावे के लोग हैं, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। इन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया और जाके सेटिंग कर ली उसके साथ, उसको बचाने के लिए। मेरी पोस्ट एडवर्टाइज़ करके उसने 1 हफ्ते के अंदर उस पर इंटरव्यू कराने लगी मुझे निकाल के। देन आई हैड टू वेंट टू कोर्ट उस पर स्टे लेने के लिए। आई बिन देयर, और कोर्ट में स्टे की बात जब हुई तो कोर्ट के अंदर जब कोर्ट ने पूछा भाई क्यों निकाला, कोई रीज़न तो होगा। जब सेटल लॉ है, एडहॉक से रिमूव और रिप्लेस नहीं कर सकते अनलेस परमानेंट वैकेंसीज ना आ जाएं। उसके बाद MHA की गाइडलाइंस थी, कोविड के दौरान किसी भी एम्प्लॉय को आप निकालोगे नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे गेस्ट हो चाहे एडहॉक हो, सेटल लॉ है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ों के बावजूद शी थ्रू मी, और कोर्ट में जवाब देती है। पहली बारी कोर्ट में मुझे पता चलता है ये चीज़ कि इनके खिलाफ स्टूडेंट कंप्लेंट्स है, उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता होता। तो अब स्टूडेंट कंप्लेन है तो कुछ देना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे बोल दोगे अब स्टूडेंट कंप्लेन है। तो कोर्ट ने कहा कि अच्छा जो स्टूडेंट कंप्लेन है तो दो, हमें प्रूफ बताओ क्या है। कोर्ट ने डेट दे दी, आई थिंक 1.5-2 महीने की, उससे ज़्यादा दी, पता नहीं क्या। उन्होंने रिप्लाई मांगा, तो जो अब जब आप रिप्लाई देते हो ना तो उसकी एक कॉपी हमें भी आती है। फर्स्ट टाइम वो जब कॉपी मेरे पास आई जब स्टूडेंट कंप्लेन की, तो मैंने देखा वो एक एनोनिमस चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था स्टूडेंट ऑफ BA साइकोलॉजी, ना BA 3rd ईयर 4th ईयर कौन का बच्चों के नाम कुछ भी नहीं। वहाँ से ये कहानी शुरू हुई, ये वहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद भी इन्होंने इमीडिएटली टीचर एसोसिएशन है हमारे यहाँ के, शायद SDTF, मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने भी ना मेरा मैटर अपनी तरफ से SC कमीशन में डाल दिया था। तब चेयरमैन साहब नहीं थे, जैसे चेयरमैन साहब आए, अभी कोर्ट में तो तारीख पे तारीख चल रही थी, उन्होंने मैटर उठा लिया। सापला जी ने मैटर उठाया तो सबसे पहले कमीशन रिप्लाई मांगती है कि भाई क्या मैटर है, क्यों है ऐसे, किस तरीके से निकाला। जब कमीशन ने मैटर मांगा तब इन्होंने क्या किया, कमीशन को रिप्लाई जमा करवाया जिस पर रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर साहब के थ्रू रिप्लाई जाता है। उसमें अब इनको पता था कि कोर्ट ने ये पूछा है कि एक एनोनिमस चिट्ठी पे कैसे निकाल दिया। एक एनोनिमस चिट्ठी पे हमने भी आर्ग्यूमेंट किया कि नाम कोई स्टूडेंट कुछ तो होगा। एनोनिमस चिट्ठी जिस पे ये लिखा था कि मैं क्लास में भाषण देती हूँ, दलित नॉन दलित करती रहती हूँ, टॉपिक पे नहीं रहती, तो मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, ये लिखा था उस चिट्ठी में। इतना ही। ऐसा पहले किसी के साथ भी हुआ? नहीं, आई वाज द ओनली वन। अपर कास्ट से? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ अभी तक। नहीं, हमारे नोटिस में नहीं आया, बिकॉज स्टूडेंट्स कंप्लेंट्स और स्टूडेंट्स का इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू रिमूव, कहीं पे भी ये बायलॉज ही नहीं है। अब ये ध्यान से सुनो, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब ये सारी चीज़ें हुई, निकाला हमें, उसके बाद SC कमीशन से रिप्लाई मांगती है, तो SC कमीशन ने पूछा कि रिप्लाई दो। SC कमीशन में वो एक पन्ना जो था, जो कोर्ट में लगा, देखो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, कोर्ट भी और कमीशन भी। जब SC कमीशन में वो एक पेज, ये आपके नॉलेज के लिए भी है, एक पेज जो था जो कोर्ट में दिया था, अब अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि कोर्ट ने तो पूछा कि एक पेज एनोनिमस ऐसे कैसे निकाल दिया एक पेज पे, तो SC कमीशन में एक पेज के साथ 2 पन्ने और ऐड किए जिसमें 35 बच्चों के नाम और सिग्नेचर्स। जब वो रिप्लाई मेरे पास आया, हाँ, जब मैंने पन्ने पलटे, SC कमीशन ने मुझे बुलाया, अभी हियरिंग नहीं हुई थी, पन्ने पलटे, तो मैंने सापला जी को कहा ये फेक है। मैं तो चिट्ठी फेक थी, क्योंकि मेरे बच्चों का, मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, है ना। कौन थे वो बच्चे? देखिए मैं बता रही हूँ, हम इतने स्मार्ट है कि जब इन्होंने मुझे निकाला ना, या जब मेरे से पंगे ले रही थी, अभी हमारा सेमेस्टर एंड हुआ था कोविड के दौरान, तो मैंने ना एक मैसेज बना के ना बच्चों को डाल दिया था पहले ही कि बेटा 1 साल हो गया तुम्हें मुझसे पढ़ते, अब बताओ कैसा लगा अपनी टीचर से पढ़ते, और अपना वैल्यूबल फीडबैक दो, मेरे लिए बड़ा काम आएगा। तो उस बच्चों ने क्या किया, भर भर के मेरे को मेल्स, मेरी तारीफ़ें, यू आर द बेस्ट टीचर, ऐसा टीचर नहीं। तो इतना मोटी किताब, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनका फीडबैक ऑलरेडी मेरे पास थ्रू ईमेल्स, थ्रू व्हाट्सएप आ चुका था। अब ये तो फंस गई, इसको तो पता नहीं था कि मेरे पास तो फीडबैक भी होगा। फीडबैक है सब सर, हाँ, सारा कोर्ट में लगा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो मेरी पहले से ही तैयारी थी, ठीक है। जैसे ही सब सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो मैंने जिन बच्चों को पढ़ा दिया वो पास आउट हो जाने थे, थर्ड ईयर वाले, तो मैंने पहले उनको मैसेज डाला। तो मैंने तो एक फॉर्मेलिटी करी, मैंने कहा देखती हूँ, नफरत होगी तो वो भी बता देंगे, अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ बच्चों की मेंटालिटी कास्टिस्ट भी थी। अब ये सारी चीज़ें जो हुई, अब जब SC कमीशन ने, यहाँ पे वापस आते हैं स्टोरी पे, SC कमीशन में जब सापला जी को मैंने कहा ये नहीं है, सापला जी कहते आर यू श्योर, मैंने कहा हाँ। इत्तेफाक से मेरे बैग में रजिस्टर भी पड़े हुए थे, अटेंडेंस, क्योंकि कोविड के दौरान डिपार्टमेंट बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गए, रजिस्टर हमारे पास ही रह गए टीचर्स के पास, तो हम उसी पे घर पे बैठ के अटेंडेंस लेते थे, ऑनलाइन जुड़ते थे। वो रजिस्टर जब मैंने खोल के दिखाए
तो मैंने दिखाया, मैंने कहा देख लो। कह रहे श्योर, मैंने कहा श्योर। मैं फटाफट मैंने अपने प्राचा साहब को फ़ोन किया, अपने ये जो वकील हैं, सर ने कहा ऑफिस आओ जल्दी। सर ने कहा फटाफट इमीडिएटली वो कॉपी मंगवाओ। उन्होंने क्या किया, मुझे ना फ़ोटो कॉपी करके कॉपी दे दी, जो रिप्लाई आया था। प्राचा साहब ने कहा फ़ोटो कॉपी नहीं, कमीशंस आर ऑल बिजनेस नाउ डेज। हो सकता है वो सेटिंग करके, पावरफुल तो है ही, RSS की है, सेटिंग करके वो पन्ने भरवा दे। उनको बोलो ईमेल करो। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 7-8 बजे तक कमीशन में बैठी रही धरना डाल के। मैंने कहा अभी अभी ईमेल करो। ईमेल किया, जब रिप्लाई मैच गया, एक बच्चा मेरा नहीं, केस मजबूत हो गया। DCP साहब के पास पहुँचे, DCP साहब नहीं, कमीशन में पहुँचे। कमीशन में हमने कहा हेयरिंग लगाओ। पहले तो गोलमोल इधर उधर करते रहे, फिर मैं सापला साहब को डायरेक्ट मिलने गई तो सापला साहब ने ऑर्डर निकाले, हेयरिंग लगाई। हेयरिंग के अंदर जब हेयरिंग हुई तो हमने इसमें ना थोड़ा सा रोल पुलिस का भी था, क्योंकि इससे पहले मैं पुलिस के पास गई थी FIR करवाने के लिए। पुलिस ने FIR नहीं की, गोल किया। तो जब SC/ST एक्ट के अंदर आप FIR नहीं करते तो सेक्शन 18A के अंदर आप पे कार्रवाई होती है। SC/ST एक्ट कहता है कि पहले आप FIR करोगे, फिर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करोगे। लेकिन पुलिस ने पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर ली, सविता रॉय से पूछताछ कर ली और FIR नहीं करी उस बेसिस पे, और झूठी रिपोर्ट 156 दिन में कोर्ट में जमा करवा दी। ये बहुत पचड़ा मैटर है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। अभी ऊपर की स्टोरी बताती हूँ। जब सापला साहब ने हेयरिंग लगाई तो उन्होंने देखा कि ये पुलिस को भी बुलाया था, DCP को बुलाया था, SHO को बुलाया था। मेरे केस में SHO भी सस्पेंड किए हैं, राजीव शाह। उसी दिन सापला साहब इतने गुस्से में आ गए जब उन्होंने देखा कि 35 फौज बच्चे, लड़की आपके पास आ रही है FIR के लिए एप्लीकेशन लेके, कि झूठी आपने FIR ही नहीं करी। तो वो सारी चीज़ों के चक्कर में जब उन्होंने झूठा रिप्लाई दिया था, क्योंकि SHO साहब ने मेरे लिए मीडिया में एक स्टेटमेंट दे दी थी कि मेरे कंप्लेन का कोई बेस नहीं है, फेक है, मेरिट नहीं है इसके अंदर, ये वो बिना जाने, और इतना मेरिट था कि फ्रॉड है। उसी आधार पे, उस फोर्ज ATR रिपोर्ट के और उस आधार पे सापला साहब ने खड़े करके उनको धोया और बोला कि आपने कहते साहब ये हमने नहीं दी, डिपार्टमेंट में से किसी ने दे दी होगी। तो सापला साहब ने, अगर तुमने नहीं दी तो तुमने डिनाई भी तो नहीं किया ना मीडिया में, तुमने एक लड़की के कैरेक्टर को असैसिनेट कर दिया, उसके मेरिट पे पूरा सवाल ला दिया, उसको कौन नौकरी देगा, पूरा फैसला सुना, कौन नौकरी देगा उसको पूरे विश्वविद्यालय में कि उसकी कंप्लेन में मेरिट ही नहीं और फेक एंड फोर्ज है। अब ये सारी चीज़ें जब हुई, उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर निकाले, SHO राजीव शाह को सस्पेंड करवाया। मेरे केस में ये मॉरिस नगर का SHO था, और उसके बाद उन्होंने FIR के ऑर्डर दिए। FIR के ऑर्डर देने के बाद बोला कमीशन को FIR करो। कब उनके पास DCP को बोला FIR करो। DCP ने कहा जी कल शाम तक FIR कर दूंगा। जब हम DCP के पास जाते हैं तो DCP कहता है कि नहीं, आप अपने वकील को भी बुलाओ। 7 घंटा हम DCP के ऑफिस में बैठते हैं, हमें घुमाते हैं, ये है वो है। हमारी जो फाइल होती है, क्योंकि एप्लीकेशन हमारा पहले ही जा चुका था, वो 1 पेज की कंप्लेन वाला, उस पर FIR नहीं की थी। तो जब हम DCP ऑफिस में जाते हैं तो DCP ऑफिस में क्या होता है, मेरी फाइल के ऊपर कमिश्नर पुलिस ने रेड मार्क कर दिया है, FIR रजिस्टर नहीं होगी। SC कमीशन के फैसले पे भी FIR रजिस्टर नहीं होगी। ये कमिश्नर पुलिस है, अब आपको पता चलेगा कमिश्नर पुलिस का, बता रही हूँ वो FIR कैसे हुई। DCP साहब बेचारे एक बात कह के फंस गए कि कोई नए फैक्ट्स है तो दो, कुछ नए फैक्ट। वो नए फैक्ट्स की कंप्लेन ऑलरेडी हमने तैयार कर रखी थी, वो 35 बच्चे। जैसे ही DCP साहब ने कहा कि नई फैक्ट्स है, ऑलरेडी हमारे पास तैयार थी, हमने अपने बैग से निकाली और उनके टेबल पे धर दी। आपके पास अपना फीडबैक था और वो 35 बच्चे फेक। बिल्कुल। और वो जब हमने 35 बच्चों की कंप्लेन दी, DCP साहब गए बस। अब हम धरने पे बैठ गए, हमने कहा बताओ अब आपने कहा है दोगे। रात को 11:30 बजे हम FIR नंबर दिया, रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल पे FIR हुई। वो FIR की कॉपी लेके हम घर आए। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो 35 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए जब लिस्ट मांगते हैं तो थे ही नहीं। वाइस प्रिंसिपल खुद लिख के दे रही है कॉलेज की, पूरे कॉलेज में ही वो 35 बच्चे नहीं हैं। अब ऐसी धाराओं में चार्जशीट है, ये जूम कर लीजिएगा, ये देख लीजिए। IPC की धारा है, 120B फॉर्जरी की भी लगी है। किसी में 2 साल की सज़ा है, किसी में 7 साल की सज़ा है, स्टिल नॉट अरेस्टेड। कम से कम सस्पेंड तो बनता था। सस्पेंड हो जाती, पावरलेस हो जाती। जो दलाल पुलिस वाले हैं, जो डरपोक हैं, वो खुद ही उठा लेते। तो पुलिस प्रशासन, DU प्रशासन, चोर मुसेरे भाई सब मिलके काम कर रहे हैं एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज इट्स RSS थीम। स्टिल अलोन। हाँ, ऑफ कोर्स आई एम अलोन, बट मेरा समाज देख लीजिए, लीडर्स जो हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा समाज साथ है। लास्ट में बस यही पूछूंगा, आप उन लोगों से क्या कहेंगी जो अभी तक अवेयर नहीं है इस बारे में? मैं क्या कहूँ उनके बारे में? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, सैड। ऐसा नहीं अवेयर नहीं है। अगर विदेश में ये चीज़ पहुंच चुकी है, आवाज़ जा चुकी है, तो पूरे देश में, महाराष्ट्र से फ़ोन आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से फ़ोन आ रहे हैं, देश के हर कोने से फ़ोन आ रहे हैं, सबको पता है क्या है। तो ऐसा नहीं है पता नहीं है। तो बात पॉइंट की यहाँ पे ये है कि आना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते, या ज़मीर हमारे। बड़ी अच्छी एक बात किसी ने कही है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं ज़मीर के मरने को मौत मानता हूँ। तो जिनकी ज़मीरें मरी हुई हैं उनका हम कुछ नहीं कह सकते। लीड कर रहे हैं हमारे साथ में आशुतोष जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और भीम आर्मी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। ये लगातार
इस मुद्दे में बने हुए हैं और हर रोज़ संघर्ष कर रहे हैं डॉक्टर रितु सिंह जी के साथ में। तो आपका इस मुद्दे पर क्या ओपिनियन है? देखो, आज 55वां दिन है, अनडिफीटेड, मतलब हर दिन हम बढ़ते जा रहे हैं बाय स्टेप और बिल्कुल नहीं थके, बिल्कुल नहीं हारे। और हमारा जोश जो है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट की ओर जा रहा है कि आज तक इस कैंपस में बहुजनों का प्रोटेस्ट, कोई बहुजनों का आंदोलन इतने लंबे वक्त तक नहीं चला है। हम लोग, बात ये नहीं कि हम कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम ये कि देखो हमारा संघर्ष, कि हम झुके नहीं हैं। बहुत लोग पहले ही झुक के अपना जो स्ट्राइक है वो तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा जो अनडिफीटेड चल रहा है अभी और आगे ही कंटिन्यूसली चलेगा हर चीज़ में, कि जब तक तमाम इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें हो रही हैं लगातार। क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, हम रहते हैं, हमको पता है, हम क्लासेस में पढ़ते हैं रहते हैं कि आज प्रोफेसर को कितना, अगर एक दलित प्रोफेसर है, ऊपर से एक महिला है, तो उनको सहन नहीं हो रहा कि दलितों की महिला यहाँ पे कैसे प्रोफेसर बन सकती हैं, ये सहन नहीं हो रहा उनको। तो हम उनके मुंह पे ताला लगाने आए कि देखो हम स्टूडेंट, आप स्टूडेंट से क्या कहेंगे? एज एन स्टूडेंट मैं बताऊंगा कि इस पे आ रहा हूँ कि एज एन स्टूडेंट को इनकी सॉलिडरिटी में आना चाहिए, क्योंकि हम भी आगे चल के प्रोफेसर बनेंगे ना, हम भी आगे चल के कुछ अच्छा करना चाहेंगे अपने जीवन में। तो वही है कि क्योंकि आज अगर हम नहीं बोले ना, तो कल हमारे साथ ये होने वाला है। फॉर श्योर मैं आज बोल रहा हूँ, तो आज हमको बोलना ज़रूरी है। और एज एन स्टूडेंट सब स्टूडेंट को एक साथ लाना हमारा काम है और उनका आना उनका काम है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स आएँ और इस मूवमेंट को समझे, जाने और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रगल से आए यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी आना भी कोई मजाक बात नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत संघर्ष किया और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स ने जो हर तरीके से संघर्ष करते हैं, कास्ट से, इकोनॉमिक्स से और हर चीज़, एक कॉन्फिडेंस से, हर चीज़ संघर्ष करते हैं। जब डी यू में आते हैं, डी यू में आने के बाद पढ़ाने भी लगते हैं, तो ये तो उनके लिए थोड़ा हजम करने के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। यहाँ जिस तरीके से संघी प्रोपेगेंडा पूरी तरीके हर कैंपस में, हर दीवार में फैल चुका है, यहाँ पूरा शाखा लगते हैं इधर, तो हम तो अपने मूवमेंट से, अपने विचारों से उनको तोड़ेंगे और उनके खिलाफ अपनी लड़ाई संघर्ष जारी रखेंगे। थैंक यू।